हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 1 अक्टूबर 2024 के डेली करंट अफेयर्स, इन विच वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट थ्री टॉपिक्स। स्टीडी बट स्लो प्रोग्रेस इन इंडिया स्पेस प्रोग्राम। इंडिया का जो स्पेस प्रोग्राम है उसमें प्रोग्रेस जो है स्टीडी है, बट प्रोग्रेस थोड़ा स्लो भी है। तो इसके बारे में यहाँ पे बात होगी। इसमें प्रीलिम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको मिलेंगी और मेंस के लिए भी मिलेंगी, जो साइंस एंड टेक के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। द ला नीना फेनोमेना एंड नॉर्थ इंडिया पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन आपको मिलेगा इन्वायरमेंट में, ला नीना वगैरह मिलेंगे ज्योग्राफी में। तो दोनों ही ये जीएस पेपर 1 एंड जीएस पेपर 3 दोनों के लिए ही अगेन इंपॉर्टेंट होगा। और एक्सपोर्ट बैन ऑन नॉन बासमती व्हाइट राइस लिफ्टेड रीजन एंड इम्पैक्ट। ये जीएस पेपर 3 इकोनॉमी बोलो या एग्रीकल्चर बोलो, इकोनॉमी के अंदर ही उसके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हम तीनों इसको ध्यान से समझते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद टॉपिक नंबर 1, स्टडी बट स्लो प्रोग्रेस इन इंडिया स्पेस प्रोग्राम। इंडिया का जो स्पेस प्रोग्राम है उसमें स्टडी प्रोग्रेस हो रहा है, स्टडी हो रहा है, अच्छा है, बट प्रोग्रेस जो है वो स्लो भी है। तो स्लो है ये, ऐसा ये आर्टिकल क्यों कहता है? क्योंकि इंडिया जो है अपना फुल पोटेंशियल यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है ना। और ये आर्टिकल आया है एक नासा का मिशन है। नासा नासा जो यूएस का बॉडी है उसका मिशन है जिसका नाम है वाइपर मिशन। वाइपर मिशन को नासा ने कैंसिल कर दिया है ना। वाइपर मिशन किसके लिए था? वाइपर मिशन था मून के लिए। मून पे वाटर आइस को डिटेक्ट करना था, एक्सप्लोर करना था। मून पे वाटर आइस डिपॉजिट को एक्सप्लोर करना था साउथ पोल पे, जिसको नासा ने क्या कर दिया? कैंसिल, पोस्टपोन नहीं, कैंसिल ही कर दिया है। तो ये वाला मिशन इंडिया ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी सीज कर सकता था जिससे इंडिया इसको यूटिलाइज कर पाए, है ना। चाइना इसको जरूर यूटिलाइज करने की कोशिश करेगा अगर यूएस वो नहीं कर रहा है तो ये पूरा आर्टिकल उसी के बारे में है। वाइपर मिशन के बारे में डायरेक्टली आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। नासा कैंसल्स वाइपर मिशन इन जुलाई। नासा कैंसल्स इट्स वोलाटाइल्स इन्वेस्टिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर मिशन टू द मून ड्यू टू डिलेज एंड एस्केलेटिंग कॉस्ट। डिले की वजह से और कॉस्ट बढ़ने की वजह से। वाइपर एक फुल्ली असेंबल्ड रोवर था, डिजाइन किया गया था वाटर आइस डिस्ट्रीब्यूशन जो है मून के साउथ पोल पे उसको मैप करने के लिए। नासा का जो कमर्शियल लूनर पुल सर्विस प्रोग्राम है वो भी उसमें इन्वॉल्व था। और जो स्पेसएक्स कंपनी है एलॉन मस्क की, है ना, वो भी इसमें इन्वॉल्व थी। तो इसके अलावा और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। कैंसिलेशन की वजह से यूएस का जो हाउस कमेटी ऑन साइंस है, साइंस स्पेस एंड टेक्नोलॉजी, और इंटरनेशनल कम्युनिटी दोनों का यहाँ पे अटेंशन ड्रॉ हुआ। और ये लोगों को लग रहा है कि चाइना इसमें ज्यादा बाजी मार ले जाएगा, चाइना इस चीज को यूटिलाइज कर लेगा। स्पेसएक्स के बारे में आप ऑलरेडी जानते हो, अमेरिकन स्पेसक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर है, प्राइवेट बॉडी है। ग्रिफिन क्या है? मीडियम क्लास लैंडर एंड फ्लेक्सिबल माउंटिंग ऑप्शन है, जो कि रोवर्स के साथ में, लैंडर और रोवर। रोवर मतलब जो मून पे घूमेगा उसको क्या बोलोगे? रोवर, जिसके साथ यूज होता है। तो ग्रिफिन के बारे में नहीं भी पता है तो इट्स ओके। इंडिया का मिस्ड अपॉर्चुनिटी। तो इंडिया का मिस्ड अपॉर्चुनिटी क्या है? इंडिया ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया सक्सेसफुली, अच्छी बात है। चंद्रयान 4 के बारे में, है ना, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया, ये भी अच्छी बात है। बट अगर वाइपर कैंसिल किया है नासा ने तो इंडिया इसमें लीड ले सकता है। इंडिया जापान के साथ मिलके, है ना, ये काम को प्रोग्रेस कर सकता है। जापान के साथ मिलके कैसे कर सकता है मैं आपको बताऊंगा। चंद्रयान 3 के बारे में आपको पता है, चंद्रयान 3 जो है चंद्रमा पे इंडिया का थर्ड मिशन है। थर्ड बार हम लोग उसको लैंड करने में, रोव करने में हम लोग सक्सेसफुल साबित हुए हैं। तो लूपेक्स क्या है? लूपेक्स क्या है? कोलेबरेशन बिटवीन इसरो एंड जापान। जापान और इसरो के बीच में कोलेबरेशन है, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? लूपेक्स, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। ये बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा, ये 2025 में शेड्यूल्ड है। तो इस मिशन में हम यूज कर सकते हैं कि जो भी वाइपर कैंसिलेशन हुआ है, जो कि नासा ने कैंसिल किया है, वो वाला इंग्रेडिएंट, वो वाला कंपोनेंट हम यहाँ पे डाल सकते हैं। ल्यूपेक्स का मिशन क्या है? टू एक्सप्लोर द मून सदर्न पोल, सदर्न पोल को एक्सप्लोर करना। इन्वेस्टिगेट द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है, एंड अदर एलिमेंट्स पोटेंशियली इन द फॉर्म ऑफ सरफेस आइस। तो वही वाला गोल किसका है? ल्यूपेक्स का भी है। तो जो भी गोल वाइपर का था उसको यहाँ पे और ज्यादा इन्वॉल्व किया जा सकता है। इसरो के बारे में बेसिक चीजें आपको पता है। 15 अगस्त 1969 को इसरो बना था। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु में। इंडिया के स्पेस ऑपरेशन में क्या क्या गैप है? इंडिया इज ऑफन प्रेज्ड फॉर ज्वाइनिंग एन एलीट ग्रुप ऑफ नेशन कैपेबल ऑफ ऑटोनोमस लूनर सॉफ्ट लैंडिंग। लूनर पे हमने ऑटोनोमस सॉफ्ट लैंडिंग किया। इसरो करंट अप्रोच फॉलो वन मेजर मिशन एट ए टाइम। हम लोग एक मेजर मिशन एट ए टाइम रखेंगे, बहुत सारा मेजर मिशन एट ए टाइम नहीं रखेंगे।
द स्लो कैडेंस प्रिवेंट्स इसरो फ्रॉम क्विकली रिस्पॉन्सिंग टू न्यू अपॉर्चुनिटी। तो स्लो प्रोग्रेस से हम जो क्विकली न्यू अपॉर्चुनिटीज आती हैं उनको हम लोग उतना रिस्पॉन्ड नहीं कर पाए, है ना। और ज्यादा रिसोर्स चाहिए इसरो को, और ज्यादा पैसे चाहिए, और ज्यादा साइंटिस्ट चाहिए, जिससे कि इसरो फुल पोटेंशियल अपना यूटिलाइज कर पाए। डिस्पाइट एक्सपैंडिंग एलोकेशन एंड न्यू फंडिंग मॉडल, इसरो नीड्स मोर स्पेस, मोर सपोर्ट टू एग्जीक्यूट एम्बिशियस मिशन। तो इसमें हमारे जो पॉलिटिकल लीडर हैं इनका हेल्प बहुत जरूरी हो जाता है। सेकंड, द ला नीना फिनोमेना एंड नॉर्थ इंडिया पॉल्यूशन क्राइसिस। दिल्ली का एयर बहुत पॉल्यूटेड रहता है, और दिल्ली में जब भी पॉल्यूशन होगा आपको क्या दिखेगा, आपको आर्टिकल्स दिखेंगे पॉल्यूशन के ऊपर बहुत भर भर के। गुरफान बेग ने आर्टिकल लिखा है। हु इज गुरफान बेग? द राइटर इज चेयर प्रोफेसर NIAS IISc कैंपस बेंगलुरु एंड फाउंडर ऑफ सफर। सफर के फाउंडर भी हैं। तो ये बोलते हैं कि नॉर्थ इंडिया जो है इंक्लूडिंग दिल्ली में पॉल्यूशन क्राइसिस दिखेगा ला नीना की वजह से। मतलब जो पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन इज है, और पॉल्यूशन का रिलेशन अब सिर्फ लोकल फेनोमेना से नहीं रह गया है, ग्लोबल फेनोमेना भी जो है, ग्लोबल सर्कुलेशन जो है, एयर सर्कुलेशन या जो भी रेनफॉल है, ये भी अफेक्ट करती है पॉल्यूशन को। तो ऐसा नहीं कि वो पॉल्यूशन लेके आता है, बहुत रेयरली पॉल्यूशन लेके आएगा, बट पॉल्यूशन को रोक के जरूर रख सकता है। अगर पॉल्यूशन हुआ दिल्ली में, आसपास के इलाके में, तो पॉल्यूशन को रोक के रखने में जरूर हेल्प हो सकता है एयर सर्कुलेशन का, या एयर सर्कुलेशन और जो भी ला नीना जैसे जो इवेंट्स हैं, ला नीना जैसे जो चीजें हैं वो अब इम्पैक्ट कर सकती हैं। डिलेड ला नीना, अगर ला नीना डिले हो जाएगा तो दिल्ली का एयर पॉल्यूशन और ज्यादा इस बार वर्स होते जाएगा। ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, ला नीना एयर क्वालिटी। एक इंस्टीट्यूट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस साइंस, उसने रिसर्च में बताया कि देखो क्लाइमेट चेंज का, ला नीना का और एयर क्वालिटी का डायरेक्ट रिलेशन है। ड्यूरिंग द विंटर ऑफ 2022-23 व्हेन ला नीना वाज प्रेजेंट, जब ला नीना प्रेजेंट था, दिल्ली का एयर क्वालिटी पूरे डिकेड में बेस्ट था। डिकेड में, 10 साल में, एक साल जो ला नीना वहां प्रेजेंट था, पूरे डिकेड में ये एयर क्वालिटी बेस्ट था। तो ये एक ऐसा इंफॉर्मेशन है जिसको आप यूज कर सकते हो अपने एग्जाम्स में, जब भी आपको पॉल्यूशन वगैरह बताना, या उस जो भी ग्लोबल इवेंट है उनसे पॉल्यूशन के बारे में बात करना है। द प्रेडिक्शन ऑफ एन अर्ली ला नीना ब्रॉट ऑप्टिमिज्म, बट इट्स डिलेड अराइवल क्रिएट्स अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग विंटर एयर क्वालिटी इन इंडिया। तो ला नीना इस साल प्रेडिक्ट किया गया है कि ला नीना इस साल फिर आएगा, बट ला नीना डिलेड आएगा, नवंबर में नहीं, दिसंबर में कहीं आएगा, है ना। तब तक तो नवंबर दिसंबर तो खराब एयर क्वालिटी झेलना ही पड़ेगा दिल्ली को। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज क्या है, ये यहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ पे सारी पढ़ाई लिखाई होती है, इसको JRD टाटा ने फाउंड किया हुआ है। ठीक है, चलिए अब ला नीना, अल नीनो, ये सब क्या होता है, ये सब हम डिटेल में समझते हैं। व्हाट इज द फेनोमेना ऑफ अल नीनो? अल नीनो सदर्न ऑसिलेशन, मैं इसको डिटेल में समझाऊंगा। ये सारी चीजें आप ज्योग्राफी में समझते हो, ठीक है, बट इसको हम लोग डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। देखो ये मैप आप देख पा रहे होगे, है ना। तो ये मैप बात करता है पैसिफिक ओशियन का, इधर वाला जो है थोड़ा इंडियन ओशियन का पार्ट भी आ जाता है। तो ये है ला नीना कंडीशन। ला नीना देखो नॉर्मल टाइम पे क्या होता है, यहाँ पे ये जो पेरू है, पेरू के पास में नीचे से वाटर, है ना, जो ओशियन है नीचे से वाटर ऊपर की तरफ आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अप वेलिंग। क्या बोलते हैं? अप वेलिंग। नॉर्मल कंडीशंस में आता है। ला नीना में नीचे से और ज्यादा वाटर यहाँ पे आएगा, ठीक है, और ज्यादा वाटर आएगा। ये वाटर आने से इधर की तरफ बढ़ेगा, ज्यादा वाटर इधर आएगा। अब यहाँ ज्यादा वाटर आएगा, यहाँ से एयर क्या होता है, एयर जो है ना, यहाँ वाटर ठंडा रहेगा, आते आते धीरे धीरे वाटर ठंडा इधर की तरफ आएगा, गर्म वाटर इधर रहेगा। यहाँ पे जो एयर है वो ऊपर की तरफ निकलेगी, एयर ऊपर की तरफ निकलेगी और ऐसे ऊपर जाके ऊपर की तरफ, ऊपर मतलब ओशन में नहीं, ये एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ निकलेगी और ऊपर जाके वापस नीचे की तरफ यहाँ पे डिसेंड होगी, है ना। जहाँ यहाँ ठंडा ठंडा जहाँ रहेगा वहां कोल्ड एयर आएगी, कोल्ड एयर नीचे जाती है और गर्म हवा कहाँ जाती है, ऊपर जाती है। तो यहाँ गर्म हवा ऊपर जा रही होगी, यहाँ कोल्ड एयर नीचे आ रही होगी। जब कोल्ड एयर नीचे आ रही होगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर जोन हो जाएगा। कैसा जोन हो जाएगा? हाई प्रेशर। और जब हाई प्रेशर जोन हो जाता है तो उस टाइम पे बादल नहीं बन पाते हैं, है ना, वहां उस टाइम पे बादल नहीं बन पाएंगे और क्लाउड्स नहीं, क्लाउड फॉर्मेशन अगर नहीं हो पाएगा तो रेनफॉल क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है या नहीं हो जाता है। तो जब भी अल नीनो
सॉरी ला नीना जैसा कंडीशन रहेगा, ला नीना जैसा कंडीशन या नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन में भी नीचे से पानी ऊपर आ रहा है, ला नीना में नीचे से बहुत ज्यादा पानी ऊपर आ रहा है और इधर बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो रहा है, तो यहाँ हाई प्रेशर, यहाँ रेनफॉल कम रहेगा। वैसे भी इधर एटाकामा डेजर्ट वगैरह होता है, बट यहाँ रेनफॉल कम होगा, तो यहाँ तो लो प्रेशर सिचुएशन है। लो प्रेशर सिचुएशन में क्लाउड फॉर्मेशन होगा और नीचे इधर इधर बारिश ज्यादा होगा। तो जब भी ला नीना जैसा सिचुएशन होगा इधर, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, ज्यादा रेनफॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ला नीना में रेनफॉल जो होता है इंडिया वगैरह के में ज्यादा में देखने को मिलेगा, ये फर्स्ट हो गया। और एयर सर्कुलेशन ऊपर की तरफ हो रहा है आराम से, ठीक है, तो जो भी पॉल्यूशन है वो ऊपर की तरफ ऐसे निकल जाएगा और ट्रेवल कर जाएगा, सो दैट जो भी पॉल्यूशन रहता है इधर नॉर्थ इंडिया और बाकी दिल्ली के आसपास के इलाकों में वो पॉल्यूशन निकल जाएगा। तो ये ला नीना कंडीशन आई होप आपके समझ में आया होगा, ठीक है। दूसरा बात करते हैं अल नीनो। अल नीनो मतलब उल्टा हो गया सिचुएशन, ला नीना तो समझ गए। नॉर्मल ईयर में भी वैसे ही होता है, नॉर्मल ईयर में थोड़ा सा पानी नीचे से आएगा, इधर की तरफ फ्लो होगा, सेम सिचुएशन होता है। जब अल नीनो हो गया तो अल नीनो में ये जो वाटर सर्कुलेशन रिवर्स हो जाता है। रिवर्स क्यों हो गया? क्योंकि नीचे से जो पानी आ रहा था अपवेलिंग वाला, वो आना बंद हो जाता है या कम हो जाता है ना, तो उसकी वजह से यहाँ से वाटर ज्यादा इधर आ रहा होता है, यहाँ आ रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे एयर सर्कुलेशन ऐसे नीचे की तरफ आ रहा होता है, ठीक है, और यहाँ से एयर सर्कुलेशन ऊपर की तरफ जा रहा होता है, और यहाँ नीचे यहाँ पे क्या बन जाता है, हाई प्रेशर। इधर इधर वाले साइड में हाई प्रेशर जोन बन जाता है। हाई प्रेशर होगा तो यहाँ रेनफॉल कम होगा। तो अल नीनो के साइड में जब अल नीनो होता है तो रेनफॉल इंडिया में कम होता है, और जब ला नीना होता है तो ज्यादा होता है ना। तो आई होप ये दोनों बात आप आराम से समझ पाए होंगे। तो इसकी वजह से दिल्ली का पॉल्यूशन भी काफी हद तक क्या है, रिलेटेड है, सिर्फ लोकल चीजों पर डिपेंड नहीं करता है। ENSO अल नीनो सदर्न ऑसिलेशन, सदर्न में ऑसिलेशन हो रहा है पूरा एटमॉस्फेयर का, है ना, ऊपर से नीचे तक, तो सदर्न ऑसिलेशन इसको बोल देते हैं। तो ये पूरा ऑसिलेशन इंपैक्ट करता है किसको, दिल्ली की पॉल्यूशन को। पॉल्यूशन में क्या होता है, पार्टिकल्स होते हैं, कई बार डस्ट पार्टिकल PM2.5 PM10, ये क्या होते हैं, इन्वायरमेंट में और ज्यादा ट्रैप हो जाते हैं और ऊपर नहीं निकल पाए, बाहर नहीं जा पाए इधर, तो फिर ये पॉल्यूशन क्रिएट करते रहते हैं, है ना। एयर क्वालिटी आउटलुक फॉर विंटर 2024 एनालिसिस यूजिंग NIAS सफर मॉडल। इम्पैक्ट ऑफ डिलेड मानसून, ये क्या बोलता है, एक्सटेंडेड ह्यूमिडिटी एंड calm winds. The delayed retreat of the monsoon is expected to lead to prolonged high humidity. अगर मानसून रहेगा डिलेड तो हाई ह्यूमिडिटी रहेगा, विंड काम रहेगा, एटमॉस्फेरिक मिक्सिंग कम होगी, है ना। तो मिक्सिंग कम होने से 2.5 और PM10 एक्यूमुलेट होंगे, है ना। PM को हम लोग कभी कभी SPM भी बोल देते हैं। SPM मतलब सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर, जिससे जो पॉल्यूशन क्रिएट करता है। Pollutant from both local sources and neighboring areas will be trapped near surface, increasing pollution level in pre-level. तो सफर सिस्टम क्या बोलता है, सफर क्या है, इट स्टैंड फॉर सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी फोरकास्टिंग एंड रिसर्च। सफर इज एन एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम। सफर क्या है, एयर क्वालिटी को मॉनिटर करने का सिस्टम है। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस टू प्रोवाइड लोकेशन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन on air quality in near real time and it is focused up to 3 days in India। और 3 days in India पे फोकस रहता है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस की वजह से, ठीक है। तो ये पूरा मॉनिटर करता है एयर क्वालिटी को। इट इज डेवलप्ड बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे अलॉन्ग विद द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एंड नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग। ऐसा नहीं कि 2 महीने बाद का देगा, कुछ दिन का तो देगा। तो ये सफर एयर क्वालिटी को मॉनिटर करता है ना। सफर के बारे में ये पता होना चाहिए। और जो ये इस टॉपिक के ऑथर हैं, ध्यान से देखिएगा, इस टॉपिक के जो ऑथर हैं ये फाउंडर हैं, किसके, सफर के फाउंडर हैं। तो इनको बहुत अच्छा नॉलेज है कि कैसे पूरा एयर क्वालिटी इंपैक्ट हो रहा है, ठीक है। चलिए, डिलेड ऑनसेट ऑफ ला नीना। देखो ये सब स्टबल बर्निंग होता है पंजाब में, हरियाणा में, ये पॉल्यूशन ट्रैप हो जाता है। एक्सपेक्टेड ला नीना, अगर डिलेड हुआ ला नीना, तो ला नीना इज नोन फॉर ब्रिंगिंग स्ट्रॉन्गर विंड and better atmospheric circulation is crucial for dispersing pollutants in northern India. However, its onset is now expected between September and November. अगर ये और पहले आता तो ज्यादा अच्छा रहता। Until La Nina develops, neutral condition will persist, leading to stagnant surface wind stagnant रहेगा और pollution ज्यादा रहेगा।
स्टबल बर्निंग की वजह से पॉल्यूशन होता है, ये सब आपको पता है। लेट ऑनसेट है ना, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बोल रही हैं कि ला नीना दिसंबर तक का भी चांस है कि दिसंबर में भी आएगा और जल्दी नहीं आए। ठीक है, तो ला नीना आने से विंड्स स्ट्रांग होगा, क्लाउड्स थोड़े कम होंगे। अगर विंड स्ट्रांग होगा तो वीकर वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस होगा। ये पूरा ज्योग्राफिकल फिनोमिना है, बहुत सारा ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट यहाँ मिक्सड अप है, जो कि आप समझोगे जब ज्योग्राफीज पढ़ोगे। सीवियर विंटर होगा, कभी कभी प्रॉब्लम भी हो सकता है लानिना की वजह से। ठीक है, क्या प्रॉब्लम हो जा सकता है कि अगर विंटर ज़्यादा ठंडा हुआ तो विंटर ज़्यादा ठंडा होने से इन्वर्जन लेयर बन जाएगा, मतलब नीचे कोल्ड एयर, ऊपर एक हॉट एयर, फिर वापस कोल्डर एयर, है ना। तो जो भी पॉल्यूटेंट होंगे ये इन्वर्जन लेयर, जो हॉटर एयर बीच में है, उससे टकरा टकरा के वापस नीचे आ सकते हैं। ये इसके बारे में मैंने 2-3 दिन पहले ही आपको बताया होगा डेली करंट अफेयर्स की एनालिसिस में। ठीक है, इम्पैक्ट ऑन पेनिनसुलर इंडिया। पेनिनसुलर इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा बताइए। Peninsular India had La Nina arrived by July as initially predicted. It could have worsened air quality in southern India by up to 20%. पर्टिकुलरली विथ रिस्पेक्ट टू PM 2.5 लेवल। देखो, ला नीना एक जगह खुशियां लाएगा, दूसरी जगह नहीं भी लाएगा, ये सारा चीज एक दूसरे से अटैच रहता है। लिंक बिटवीन क्लाइमेट चेंज एंड एयर पॉल्यूशन। ग्रोइंग एविडेंस सजेस्ट दैट एक्सट्रीम एयर पॉल्यूशन इवेंट आर इंक्रीजिंग लिंक टू क्लाइमेट चेंज। Apart from local emission and rapidly changing climate introduces additional uncertainties and require stronger mitigation measures. Rethinking air quality strategies. There is a need to shift from individual cities to larger airshed, है ना। बहुत सारे, एक पूरे नॉर्दर्न इंडिया को एक साथ टैकल करने की जरूरत है, रादर देन जस्ट दिल्ली को टैकल किया जाए। कंसिडरिंग ब्रॉडर क्लाइमेट एंड मेट्रोलॉजिकल फैक्टर, हेल्थ सेंट्रिक मैट्रिक्सेस बनाया जाए, हेल्थ को प्रायोरिटाइज किया जाए। तो ये नए तरीके से अब पॉल्यूशन को डील करने की जरूरत है। ये एक पॉइंट सीखा आपने। क्यों ऐसा जरूरत है? क्योंकि ग्लोबल जो फिनोमिनाज हैं, जोग्राफिकल फिनोमिनाज, वो भी इम्पैक्ट करती हैं आपकी क्लाइमेट चेंज को और लोकल जो भी पॉल्यूशन है उसको। तो ये बस ये 3 पॉइंट इसका कंक्लूजन है ना। बाकी पूरा डिटेल शायद इतना ज्यादा जरूरी नहीं है, बट कंक्लूजन इंपॉर्टेंट है। लास्ट टॉपिक फॉर द डे, इसमें भी आपको पूरा डिटेल नहीं याद रखना है, बस कंक्लूजन इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे इसमें डेटा आपको मिलेंगे, सारा डेटा आपके काम का नहीं है। डेटा जो है इसमें मैक्सिमम डेटा एनालिटिकल पर्सपेक्टिव से है। 1-2 डेटा जो इंपॉर्टेंट होगा मैं हाईलाइट कर दूंगा, अगर आप नोट्स बनाते हो तो उसका बना लेना। एक्सपोर्ट बैन ऑन नॉन बासमती व्हाइट राइस, है ना। बासमती राइस का हम बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, नॉन बासमती राइस का भी करते हैं, जिसपे लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने क्या लगा दिया था? बैन लगा दिया था। बैन क्यों लगाया था ये भी इंटरेस्टिंग है। बैन इसलिए लगाया गया था क्योंकि यहाँ पे प्राइसेस बहुत बढ़ रही थी इंडिया में, है ना। इंडिया में ही राइस की शॉर्टेज जैसा और बाकी सीरियल्स के शॉर्टेज जैसा नजर आ रहा था, इस वजह से बैन लगाया गया, सो दैट कि एक्सपोर्ट नहीं हो और राइस इंडिया में ही रहे, और इंडिया में ही रहेगा तो इंडियन लोगों को कम दाम पे राइस अवेलेबल रहेगा। आर्टिकल डिस्कसेस इंडिया डिसीजन टू लिफ्ट द एक्सपोर्ट बैन। तो अभी इंडिया ने एक्सपोर्ट बैन को लिफ्ट कर दिया है, जिसको कंट्रोल किया गया था इन्फ्लेशन, प्राइस राइज मतलब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, और इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? फूड का सिक्योरिटी। September 28, the Indian government lifted the export ban on non-basmati white rice, but imposed a minimum export price. Prelims में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस क्या होता है। गवर्नमेंट क्या ये सब इम्पोज कर सकती है? तो करती है। किस लिए करती है? फूड सिक्योरिटी के लिए, इन्फ्लेशन कंट्रोल के लिए। तो इतना पर टन का मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस है, अगर इतना पर टन मिलता है तो राइस एक्सपोर्ट करो, वरना नहीं करो। A day earlier, the government had removed the 20% export duty on non-basmati white rice. 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी भी लगाया था गवर्नमेंट ने, उसको हटा दिया। एंड रिड्यूस्ड एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन अदर राइस कैटेगरीज, पैडी पे, ब्राउन राइस पे, पार बॉइल्ड राइस पे जो ड्यूटीज था, है ना, एक्सपोर्ट करने में भी गवर्नमेंट टैक्स ले रही थी, तो 20 से घटा के उनको 10 कर दिया, और नॉन बासमती व्हाइट राइस पे हटा ही दिया, बिल्कुल रिमूव कर दिया। ठीक है। रीजन फॉर लिफ्टिंग द बैन, क्योंकि इस बार खरीफ सीजन में लग रहा है बारिश अच्छी हुई है और बहुत अच्छा मस्त राइस का प्रोडक्शन होगा इस बार। Area under the paddy as of September 20, 2024 was 413.5 lakh hectare, 2.2% higher than last year and 3% higher than the 5-year average. Last year से ज्यादा राइस का एरिया हमारे कल्टीवेशन में है। राइस प्रोडक्शन, द टोटल एस्टिमेटेड राइस प्रोडक्शन is 132.82 million tons, 1.5% increase. खरीफ राइस आउटपुट अलोन increase to इतना टन्स, up to इतना मिलियन टन्स in 2022-23.
तो राइस का प्रोडक्शन बढ़ रहा है ना। होलसेल प्राइसेस क्या कर रही हैं, अब डिक्लाइन करने लगी थी, तो होलसेल प्राइसेस डिक्लाइन करेंगी तो फिर धीरे धीरे फार्मर्स को लॉस होना शुरू हो जाएगा, तो इसीलिए इसका एक्सपोर्ट बैन को हटा लिया गया। रिटेल इन्फ्लेशन अभी तक जो है 13% से घट के 9.52 पे ही आया है, बट होलसेल प्राइसेस डिक्रीज करना स्टार्ट कर चुकी थी। सरप्लस स्टॉक, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, जो कि फूड कॉर्पोरेशन एक्ट से बना है, ये आपको पता होना चाहिए। कंज्यूमर अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंदर आता है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास राइस का स्टॉक 1 सितंबर को 323 लाख टन है, तो फिर अब राइस को एक्सपोर्ट बैन करने की जरूरत नहीं लग रही है। विथ अनमिल्ड पैडी इंक्लूडेड, अनमिल्ड जब पैडी जिसको अगर मिल करके राइस बनाया जाएगा, पैडी मतलब धान, समझते हो ना। द टोटल स्टॉक स्टैंड्स एट 423 लाख टन, मच हायर देन द रिक्वायर्ड बफर। रिक्वायर्ड बफर कितना होना चाहिए, 100 के आसपास लाख टन, हमारे पास 4 गुना होगा। तो अब एक्सपोर्ट बैन इसलिए हमने हटा दिया। एक्सपोर्ट बैन हटाने से हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। आंसर्स में ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। प्राइस स्टेबल होगा ग्लोबल मार्केट में, है ना। ग्लोबल मार्केट में, इंडियन मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में इंडिया वापस राइस का लीडर बना रहेगा। इंडिया इज द लार्जेस्ट राइस एक्सपोर्टर, ये ध्यान रखना। मे इन्फ्लुएंस ग्लोबल राइस प्राइसेस स्पेशली विथ MEP, ensuring that exports are conducted at reasonable prices to protect domestic market. Inflation भी कंट्रोल रहेगा। Impact on export ban, who will affected by the move, trader and exporter, है ना। अगर ड्यूटी हट जाएगा तो उनको अच्छा लगेगा। फार्मर particularly those growing premier non बासमती varieties like सोना बंसूरी, ये लोग को क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। स्टेट गवर्नमेंट को भी बेनिफिट मिलेगा। डिस्टिलरीज प्रोड्यूसिंग इथेनॉल, उनको भी क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को भी क्या मिलेगा, यहाँ पे रिटेल प्राइस ऑफ राइस विच आर ऑलरेडी हाई, तो कंज्यूमर्स को भी बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। वाज एनी एक्सपोर्ट हैपनिंग ड्यूरिंग द बैन, क्या बैन के टाइम में एक्सपोर्ट हो रहा था, बिल्कुल हो रहा था। बहुत सारे कंट्रीज हैं जो इंडिया से भेजे हुए राइस या फीड पे डिपेंडेंट रहते हैं, उनको बिल्कुल बेनिफिट मिल रहा था। दीज एक्सपोर्ट्स वेर कंडक्टेड थ्रू द नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड एंड सप्लाइड टू द कंट्रीज लाइक UAE, भूटान, मॉरिशियस, सिंगापुर। इन सब कंट्रीज को हम लोग राइस तब भी भेज रहे थे एक्सपोर्ट के टाइम पे भी, है ना। और कैसे भेज रहे थे, नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड के थ्रू। नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड के बारे में पूछा जा सकता है। कोऑपरेटिव आ गया तो वो क्या होगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी होगा, मल्टी स्टेट होगा, 2002 के जो एक्ट है उसके तहत होगा। इंडिया स्टेटस एज ए राइस एक्सपोर्टर, ग्लोबल स्टैंडिंग, राइस के हम लोग सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं, बट सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। चाइना लार्जेस्ट है, बट सबसे ज्यादा खा भी जाता है, खा जाएगा तब एक्सपोर्ट कम करेगा। एक्सपोर्ट शेयर, अकॉर्डिंग टू द US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, इंडिया कंट्रीब्यूटेड टू 33% ऑफ ग्लोबल राइस इन 2023। तो ये डेटा आपको पता होना चाहिए, राइस का हाईएस्ट प्रोड्यूसर कौन है, कंट्रीब्यूटर कौन है, और अभी आपको ये सब समझ में आना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का क्या रोल है। ठीक है। इंडिया के कॉम्पिटिटर थाईलैंड है, वियतनाम है, सब राइस एक्सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान है, कंबोडिया है। इंपोर्ट कौन करता है, फिलीपींस, इंडोनेशिया, वियतनाम, चाइना, है ना। ये चाइना खाने के बाद इंपोर्ट भी करते हैं। यूरोप, सऊदी अरेबिया, नाइजीरिया, ये लोग राइस को क्या कर रहे होते हैं, इंपोर्ट कर रहे होते हैं। ठीक है। राइस को अगर हम ब्रेक डाउन करें तो बासमती राइस मेक्स अप ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ इंडिया टोटल राइस एक्सपोर्ट। टोटल राइस एक्सपोर्ट का 1/3 सिर्फ बासमती राइस ही है। नॉन बासमती राइस में बहुत सारे कैटेगरीज हैं। राइस इन हस्क ऑफ सीड क्वालिटी, ये भी एक्सपोर्ट होता है। अदर राइस इन हस्क, ये भी एक्सपोर्ट होता है। हस्क राइस, ब्राउन राइस भी एक्सपोर्ट होता है। पार बॉइल्ड राइस किसको बोलते हैं, उसना चावल, जिसको ब्राउन, एक तो हो गया कि पूरा टोटली ब्राउन राइस है। पार बॉइल्ड किसको बोलते हैं, है ना। पैडी को आपने पूरा गर्म कर दिया, गर्म करने के बाद भाप के साथ फिर उसको मिल किया गया, तो थोड़ा सा ये कलर ब्राउन हो जाता है, और जो भी पैडी है, जो स्किन है, उसका न्यूट्रिएंट इसमें आ जाता है। तो पार बॉइल्ड राइस इज हेल्दी, ब्राउन राइस इज इवन मोर हेल्दी, है ना, या हेल्दियर। ठीक है। व्हाइट राइस उतना हेल्दी नहीं माना जाता है, क्योंकि ऊपर से पूरा उसका न्यूट्रिएंट जो होता है वो काफी हद तक निकल जाता है उसका, और फाइबर भी निकल जाता है। नॉन बासमती व्हाइट राइस को भी हम एक्सपोर्ट करते हैं, ब्रोकन राइस को भी करते हैं। दीज डेटाज आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू, जय हिंद।